हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन लेक्चर, यानी कि आज हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला मैराथन लेक्चर रहेगा, जिसमें कि आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा चैप्टर सिंगल लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसके टॉपिक्स लगभग 8 टॉपिक हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर ना? तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें टोटल हमारे 8 टॉपिक है। पहला है जड़त्व आघूर्ण, या इसका दूसरा नाम होता है द्वितीय आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मूवमेंट। पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, स्टार्टिंग का ये थ्योरी पार्ट है, लगभग यहाँ तक 7वें टॉपिक तक थ्योरी पार्ट है ये। दूसरा टॉपिक हम इसमें परिभ्रमण त्रिज्या देखेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तीसरा टॉपिक समांतर अक्ष की प्रमेय देखेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फिर देखेंगे लंब अक्ष की प्रमेय, यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, या फिर इसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, पांचवा देखेंगे ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण, यानी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और छठा टॉपिक है आकृति मापांक, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। और सातवां टॉपिक है कुछ मुख्य कांटों के जड़त्व आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इंपोर्टेंट सेक्शंस। और लास्ट टॉपिक है हमारा अंकित प्रश्न, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जरूरी बातें सुन लेंगे ध्यान से, कि अब हमारा जो चैप्टर है ये वाला कॉमन वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद जितना सिविल मैकेनिकल में कॉमन पार्ट था पूरा कवर हो जाएगा। ये 7 चैप्टर ही कॉमन थे। अब सिविल के 2 चैप्टर बचे हैं जो मैकेनिकल में नहीं है, जिनका नाम है, एक शियर स्ट्रेस है आपका, दूसरा एनालिसिस ऑफ ट्रस, यानी कैंची का विश्लेषण। ये 2 चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, ये मैकेनिकल के सिलेबस में नहीं है, ओनली सिविल के सिलेबस में है। इसी तरह मैकेनिकल के 3 चैप्टर अभी भी बाकी हैं। शियर स्ट्रेन एक है आपका, शियर स्ट्रेन बाकी है, यानी स्ट्रेन एनर्जी बाकी है, विकृति ऊर्जा मैकेनिकल में है। टॉर्जन बाकी है, मरोड़, ये भी मैकेनिकल में है। एंड थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल, ये भी बाकी है। 3 चैप्टर है। इसके अलावा मोहर सर्किल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैकेनिकल के सिलेबस में है, मोहर सर्किल। तो अभी मैकेनिकल का काफी ज्यादा कोर्स बचा हुआ है। तो अब आपके लिए जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे सभी मैराथन लेक्चर की फॉर्म में मिलेंगे। हालांकि जितने भी ये सब चैप्टर मैंने आपको बोले हैं जो सिविल मैकेनिकल में अलग अलग हैं, इन फ्यूचर जेई में जाकर के सभी एक साथ पढ़ने होते हैं, सिविल वालों को भी मैकेनिकल वालों को भी। बट अभी के लिए आप अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो 7 चैप्टर आपके ये हो चुके हैं सिविल वालों के। 2 चैप्टर और कराएंगे हम सिविल वालों को अलग से, वो भी मैराथन लेक्चर में होंगे। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। इसी तरह मैकेनिकल के भी 4 चैप्टर, मेरे हिसाब से 4 चैप्टर हैं अभी, तो उनको भी हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। डेट मीन्स इसके बाद से 6 लेक्चर आपको और मिलेंगे, जिनमें कि पूरा सॉम सिविल मैकेनिकल दोनों का कवर हो जाएगा अच्छे से। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आपको सबको पसंद आती है तो लाइक करें वीडियो को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके सिलेबस का, फिर इसको रफ करके पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं, जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा। डेफिनेशन क्या होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इसकी 2 डेफिनेशन होती हैं, एक तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, दूसरी फॉर्मूले पर आधारित डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को समझते हैं, वास्तविक परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन पहले ही लिख दिया, लेकिन आप इसको रीड बाद में करना, पहले समझ लो। ठीक है, देखिए जड़त्व का मतलब जानते हैं, जड़त्व मतलब क्या होता है, इनर्शिया मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, जड़त्व हो गया। और आघूर्ण मतलब होता है घूमना किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु घूमेगी, जैसे ये कोई एक अक्ष है और इस अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है। जैसे कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या है, इस चारों तरफ इस अक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो यहीं से हम डेफिनेशन बताएंगे, क्या, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण। ये किसका गुण होता है, ये किसी अक्ष के चारों तरफ घूमती हुई वस्तु का गुण होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, किसी भी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। किस में परिवर्तन का विरोध करेगा, वृत्तीय गति में। क्योंकि जब कोई वस्तु, जैसे अक्ष है ये, इसके चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है, जब ये वस्तु घूमेगी तो ये वृत्तीय गति करेगी, मतलब रोटेशनल मोशन करेगी, या हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन करेगी। तो जब ये रोटेशनल मोशन कर रही है वस्तु, तो इस रोटेशनल मोशन में परिवर्तन का जो विरोध करता है
वही होता है जड़त्व आघूर्ण। सबको क्लियर है ये चीज? तो यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा, आप रीड कर सकते हैं। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण कहलाता है। डेफिनेशन समझ गए? इंग्लिश में आप बिल्कुल सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन, परिवर्तन मतलब चेंज, किस में चेंज हो रहा है? चेंज इन वृत्तीय गति को रोटेशनल मोशन कह दो आप, या फिर सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, चेंज इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस। आगे क्या लिख देंगे आप? इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। उम्मीद है सभी को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब ये तो हमारी वास्तविक परिभाषा हो गई कि कोई भी वस्तु अगर किसी अक्ष के चारों तरफ घूम रही है तो उसमें जो वृत्तीय गति में परिवर्तन होता है उसका विरोध करने के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बता देंगे सभी। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसके फॉर्मूले वाली डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु आपकी दो तरह की हो सकती है। मैं इसको मिटा रहा हूँ इंग्लिश वाले टर्म को। ये वस्तु आपकी दो तरह की हो सकती है। कैसी कैसी? एक तो ठोस वस्तु हो सकती है। कैसी? ठोस। सपोज ये कोई ठोस वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, ठोस वस्तु में कुछ वजन होता है, उसका कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो किसी ठोस वस्तु के द्रव्यमान के आधार पर जब हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं तो उसको हम द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण। दूसरी क्या हो सकती है बॉडी? ये तो होगी आपकी ठोस बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी हो गई, कोई सॉलिड बॉडी। ठीक, दूसरा कोई एक सेक्शन हो सकता है इस तरह से जिसका मास नहीं होगा लेकिन एरिया होगा। इसका क्या होगा? एरिया होगा। ये कोई सेक्शन है। सेक्शन मतलब कोई काट है, काट जिसमें लंबाई चौड़ाई है। लाइक डेट एक पेपर हो गया, कागज। कागज देखा ना, कागज का पेपर ले लो आप। पेपर में वजन तो नहीं होता, बहुत हल्का होता, बहुत ज्यादा। सिंगल पेपर अगर हम लेंगे तो ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। डेट मींस हम उसका एरिया बता सकते हैं। तो हमें जिसका एरिया बता सकते हैं तो उसमें हम निकालते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ पा रहे हैं ना? तो दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। एक तो कौन सा? मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी ठोस वस्तु के द्रव्यमान के आधार पर द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण यानी मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं। और किसी काट के क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल जड़त्वाघूर्ण यानी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं। तो हम दोनों के बारे में डेफिनेशन देखेंगे, बट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ही क्वेश्चन? क्योंकि हमारे सिलेबस में सेक्शन दे रखे हैं। आयताकार काट, त्रिभुजाकार काट, वृत्ताकार काट, अर्धवृत्ताकार काट, जेड सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन, है ना? तो सबके सब सेक्शन है हमारे सिलेबस में। और सेक्शन के लिए जब हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं तो वो कौन सा निकालते हैं? क्षेत्रफल जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये चीज सभी को समझ आ रही है ना? तो हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों। एक कौन सी? एक तो देखेंगे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, दूसरी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखेंगे। बट उससे पहले आप ये वाली डेफिनेशन और इन दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। लिख लिया सभी ने? क्लियर है? चलिए अब इसको हटाते हैं और देखते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद फिर एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो इसके अंदर पहले फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप। छोटी छोटी दो अलग अलग हेडिंग बनाएंगे। पहली हेडिंग लिखेंगे द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण, या इसको हम द्वितीय आघूर्ण कह देंगे, या द्वितीय आघूर्ण। द्वितीय आघूर्ण क्यों बोलते हैं यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको हम। द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर दूसरा नाम है इसका और करके लिख दीजिएगा आप। द्वितीय आघूर्ण मतलब सेकंड मूवमेंट ऑफ मास, सेकंड मूवमेंट
ऑफ मास, यानी द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण। ठीक है, समझना ध्यान से। देखिए ये कोई अक्ष है, ये कोई भी अक्ष हो गई आपकी, रोटेशनल अक्ष है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कोई वस्तु जो घूम रही है, मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु है, ये सॉलिड बॉडी है कोई, जिसका कुछ द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है। मान लिया इसके सेंटर से लेकर के, सेंटर है इसका, सपोज इसके सेंटर से घूर्णन अक्ष तक की जो लंबवत दूरी है ये वाली k मान लिया आपने, क्या मान ली, k मान रखी है। समझ पा रहे हैं सभी, ये अक्ष हो गई और ये बॉडी इस अक्ष के चारों तरफ घूम रही थी ऐसे ऐसे, और ये मान लो इसके जैसे यहाँ पर अक्ष है और यहाँ बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, तो इस बॉडी का कुछ सेंटर होगा, सेंटर से अक्ष तक की जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक k है। ठीक है, और इसका मास कितना है, m है। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ से आगे हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी दूसरी वाली। ठीक, किसकी, द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण की। तो द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण I बराबर जो होता है वो क्या होता है, इस वस्तु का, इस सॉलिड बॉडी का द्रव्यमान लेंगे इनटू में, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा में इसके सेंटर से, और जो घूर्णन अक्ष है ये क्या है, ये घूर्णन अक्ष, रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष तक की दूरी का स्क्वायर लेते हैं। ये चीज बताइए, सभी को समझ आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा, किसी भी ठोस वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के केंद्र से घूर्णन अक्ष तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। बोल देंगे इसको, ये चीज सभी को क्लियर है ना, किसके, इसके द्रव्यमान के और इसके सेंटर से घूर्णन अक्ष तक की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है सबको, ये डेफिनेशन लिख लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपको स्लाइड में शो हो जा रही है, आप वहां से देख के लिख लीजिए इसको। सिंपल सी डेफिनेशन, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सभी लोग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे आप, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू रोटेशनल एक्सिस। इजीली आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कर लेंगे ना, ऐसे क्लियर है सभी को ये। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, ये तो हो गया मास वाला। अच्छा, यहां से अगर मैं बोलूं इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट मतलब मात्रक की बात करूं, मात्रक, तो आप सभी जानते हैं मास का यूनिट होती है किलोग्राम, केजी में होगा। और दूरी है, दूरी की यूनिट होगी या तो मीटर में ले लो या सेंटीमीटर में। अगर मीटर में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो केजी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी, ये हो गई यूनिट द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण की। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड वाला, देख लीजिए अब सेकंड, इसकी डेफिनेशन सभी को क्लियर है ना। अब सेकंड देख लीजिए, क्षेत्रफल। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, हमने यहाँ पर द्वितीय आघूर्ण लिखा है, इसको द्वितीय आघूर्ण क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर मैं इस द्रव्यमान का एक बार आघूर्ण लूंगा, क्या समझ लीजिए सिर्फ इतना, एक बार आघूर्ण, एक बार आघूर्ण। आपने मैकेनिक्स में सभी ने पढ़ा था, आघूर्ण मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, बल गुणा दूरी। आपने पढ़ा था बल गुणा दूरी, लेकिन हम यहाँ पर बल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण देख रहे हैं। द्रव्यमान लेंगे बल की जगह पे, तो द्रव्यमान लेंगे तो मास हो जाएगा, इंटू दूरी यहाँ पर k है तो k लिख देंगे, m इंटू के हो गया। ठीक, एंड अगर मैं दो बार बात करूँ, दो बार द्वितीय आघूर्ण देख रहे हैं ना हम, दो बार आघूर्ण, तो दो बार आघूर्ण क्या हो जाएगा, एक बार तो आप m इंटू के निकाल चुके, दोबारा आघूर्ण लेंगे तो दोबारा दूरी से गुणा करेंगे, तो दोबारा से आपने k से गुणा कर दिया, क्या आ जाएगा, ये एम के स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर। और एम के स्क्वायर को तो हमने यहाँ पर बोल रखा है द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, दो बार आघूर्ण लेने पर ये आ रहा है, इसलिए हम इसको द्वितीय आघूर्ण भी कहते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा क्यों कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये चीज। चलिए अब आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पर। दूसरी वाली डेफिनेशन देखिए, पहला हमने क्लियर कर लिया, अब दूसरी डेफिनेशन देखिए। सेकंड हेडिंग लिख लीजिए, सेकंड हेडिंग आएगी हमारी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण, क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसको भी या करके लिख दीजिएगा द्वितीय आघूर्ण, इंग्लिश में कहेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा नाम क्या दीजिएगा, क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण, यानी सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया भी कह देंगे आप इसको। ये चीज क्लियर है सभी को। चलिए अब यहां से आगे देखिए, यहां पर हमने क्या लिया, कोई भी एक ठोस वस्तु ली जिसका द्रव्यमान m था। अब यहां पर हम लेंगे कोई ऐसी वस्तु, जैसे ये तो अक्ष हो गई, घूर्णन अक्ष, ठीक। और यहां पर हम बॉडी कैसी लेंगे, अब यहां पर हम लेंगे कोई काट ले लेंगे, काट मतलब कोई सेक्शन। सपोज मैंने ये कोई एक सेक्शन ले लिया, ये वाला, ठीक। इसका सेंटर ये है और सेंटर से दूरी यहाँ तक की k मान लिया आपने, और इसका जो एरिया था वो कैपिटल A है। समझ पा रहे हैं,
एंड ये इसके चारों तरफ घूम रहा था, ऐसे कोई काट है, ये काट और इसके चारों तरफ घूम रही थी। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर आपने मास यूज किया था, यहाँ पर एरिया यूज करेंगे, a इंटू के इसका स्क्वायर। ये सभी को समझ आ रहा है ना, a इंटू के का स्क्वायर। तो यहाँ से अब डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप, किसी भी काट का क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण काट के क्षेत्रफल तथा काट के सेंटर से लेकर घूर्णन अक्ष तक की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। बोल देंगे ना, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सेक्शन टू द रोटेशनल एक्सिस। क्लियर ना, समझ आ गया सभी को। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आइएगा, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, किसी भी काट का क्षेत्रफल और काट के सेंटर से घूर्णन अक्ष तक की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल को क्षेत्रफल जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, समझ आया सभी को ये चीज। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यहां से इसकी यूनिट की बात कर लो। यूनिट मतलब मात्रक, ठीक है, मात्रक। देखिए एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर गुणा दूरी है, अगर दूरी को मीटर में ले रखा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मीटर का स्क्वायर। डेट मीन्स क्या आ गया, यहाँ से मीटर की पावर 4 आ गया। अगर मीटर में दूरी लिया तो मीटर की पावर 4 आएगा। एंड अगर आपने सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर की पावर 4, mm लिया तो mm की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आप लोग स्लाइड में देख देख के लिख लीजिए, स्लाइड में आप सबको शो हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, यानी द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण की और क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण की। समझ आया सभी को। अब इसमें आपको याद कौन सी रखनी है, ये वाली। ठीक है, इसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेक्शन दे रखे हैं, तो हम क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे। तो फॉर्मूला आप I बराबर एम के स्क्वायर याद ना करके आप I बराबर ए के स्क्वायर याद करेंगे। क्या याद करेंगे, I बराबर ए इंटू के स्क्वायर याद कर लेंगे सभी लोग। क्लियर हुआ सभी को। तो अब इसको रफ करते हैं, इसमें इतना ही था। अब दूसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा परिभ्रमण त्रिज्या। हटा दें इसको, चलिए दूसरा टॉपिक समझते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या या फिर घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ लोग जायरेशन बोलते हैं इसे, कुछ लोग गायरेशन बोलते हैं, आप चाहें जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, ये मैंने आपको कॉलम वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, यहाँ एक बार फिर से देख लेंगे। अब यहाँ पर इसकी दो अलग अलग डेफिनेशन होंगी। एक तो होगी द्रव्यमान के आधार पर, पहली होगी द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, इंग्लिश में कह दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास। अभी हमने मास के बेस पे क्या देखा, ये कोई अक्ष है, इधर ये कोई बॉडी है, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या k है, और अगर इसका द्रव्यमान m दे रखा है, तो हम जानते हैं कि चूंकि हमने देखा था I बराबर क्या आया था, m यानी मास और इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आया था। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, m को इधर ले जाओ तो क्या हो गया, k स्क्वायर बराबर I अपॉन में m। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, तो k बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में I अपॉन में m। तो ये जो k है ना, k, इस k को ही हम यहाँ पर, जो k दूरी है, इसी को हम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं किसी भी ठोस वस्तु का, यहाँ ठोस वस्तु बोलेंगे आप, किसी भी ठोस वस्तु की परिभ्रमण त्रिज्या का मान वस्तु के जड़त्वाघूर्ण यानी किसी भी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना। आई यहाँ पर क्या है, इस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, एम क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान। तो जड़त्वाघूर्ण आई और वस्तु के द्रव्यमान एम के अनुपात के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, आसान है, क्लियर है, समझ लेंगे, इजीली लिख लेंगे ना। इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या, किसी भी ठोस वस्तु के किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको आप खुद से लिखेंगे, मैं इसको आपको स्लाइड में नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखो, क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरी डेफिनेशन किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर हमने क्या देखा था, ये कोई घूर्णन अक्ष है, ये वाली, इधर कोई हमारा सेक्शन है। ठीक है, ये कोई सेक्शन है, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस k है, सेक्शन का एरिया a है,
ये रोटेशनल अक्ष है जिसके अबाउट वस्तु क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, इसके अबाउट। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमने देखा था क्या, चूंकि हमने आई बराबर देखा था, आई क्या आया था हमारा, ए इंटू में के स्क्वायर, क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर। यहाँ से के निकाल दीजिए, तो यहाँ से के निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में आई अपॉन में ए, यही आएगा निकल के यहाँ से के। समझ पा रहे हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 मिनट वेट कर लो है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, सिंपल आप लोग बोल देंगे, आई यहाँ पर क्या है, आई है इस काट का, यानी किसी काट का किसी घूर्णन अक्ष के परत जड़त्व आघूर्ण तथा काट के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ये सिंपल सी डेफिनेशन है, द्रव्यमान के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। अगर एग्जाम में पूछ लेता है परिभ्रमण त्रिज्या की डेफिनेशन, तो आप दोनों में से कोई सी लिख के आ सकते हैं, लेकिन सोम के अकॉर्डिंग आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है कि एम की फॉर्म में क्या होगा, एरिया की फॉर्म में क्या होगा। बट आगे जब हम काम करेंगे पूरे चैप्टर में, तो वो एरिया के बेस पर काम करेंगे। क्लियर हुआ सभी को ये? अब इसको रफ करते हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, समांतर अक्ष की प्रमेय। हटा दें इसको, चलिए अब समझते हैं तीसरा टॉपिक, समांतर अक्ष की प्रमेय, यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जितने भी सेक्शन हम पढ़ेंगे, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, सभी में ये यूज होगी। एंड थ्योरी पार्ट भी इसका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विद प्रूविंग, ठीक है। ये थ्योरी है इसकी, और साथ में हम प्रूविंग भी करेंगे, बट उससे पहले थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। अब थ्योरी आप रीड मत करना, पहले आप मैं जो समझाऊंगा उसको समझना, फिर आपको थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। डायग्राम से हम समझेंगे इसको। समांतर अक्ष की प्रमेय का मतलब क्या, पहले तो आपको समांतर अक्ष का मतलब पता होना चाहिए। पैरेलल एक्स, पैरेलल एक्स का मतलब ये है, अगर कोई सेक्शन आपको दिया है तो उस सेक्शन के सेंटर से होके जाएगी एक अक्ष, तो एक अक्ष जाएगी किससे, सेंटर से होके, तो सेंटर वाली अक्ष के जो पैरेलल होगी अक्ष, उसको कहा गया यहाँ पर समांतर अक्ष, ठीक है। कैसे, देखिए सामने, जैसे यहाँ पर आपको कोई भी एक सेक्शन दे दिया, लाइक डेट, ये कोई एक काट है, ठीक है, ये कोई एक सेक्शन है, ये वाला एक काट दे दिया, और सपोज बीच में यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर मान लिया आपने, और सेंटर के अबाउट आपने एक अक्ष खींच दी इस तरह से। ये अभी मैं इसको एक्स अक्ष के अलोंग ले रहा हूँ, आप इस तरह भी ले सकते हैं, आप इसको वाई अक्ष के अलोंग लेके भी बना सकते हैं, ऐसे वाई अक्ष के अलोंग लेके ऐसे, ठीक है। दोनों से ही समझ में आ जाएगा। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये सेंटर अक्ष है, मैंने इसको नाम सी सी दे दिया। सी सी मतलब क्या हो गया, जो इसके सेंटर से पास हो रही है वो अक्ष है ये। अब मैंने इसके समांतर अक्ष ले लिए, कि या तो नीचे ले लो या ऊपर, हम नीचे खींच ले रहे हैं, ठीक है। इधर हमने यहाँ पर इसके समांतर एक अक्ष ले ली, इसके समांतर अक्ष हमने खींच लिया यहाँ पर एक, ठीक। इसको नाम दे दिया, सपोज ये ए बी है, इस अक्ष को नाम क्या दे दिया, ए बी। समझ पा रहे इतना? यहाँ भी ये काम कर सकते थे, ये सेंटर के अबाउट अक्ष हो गई, और आप समांतर अक्ष खींच, मतलब इसके आप क्या कर लीजिए, इसके समांतर खींच लीजिए, इस साइड खींच लो या इस साइड, किसी भी एक साइड में ले लो। सपोज मैंने इस साइड खींच ली, तो इसको आप ए बी बोल सकते थे इस तरह से, ठीक है ना। अब दोनों अक्ष के बीच की दूरी लेनी है, तो दोनों अक्ष के बीच की दूरी हमने यहाँ दिखा दी, इसको हम स्मॉल एच मान ले रहे हैं, कितना, स्मॉल एच। आप यहाँ भी दिखा सकते थे दोनों अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल एच। तो आपको ये डायग्राम ले लो या ये, दोनों में सेम ही काम करना है। अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना है इसकी। क्या हम पढ़ रहे हैं, समांतर अक्ष की प्रमेय, तो हम देखेंगे समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, ठीक है। समांतर अक्ष क्या है, यहाँ पर ए बी है, सेंटर के समांतर जो अक्ष है उसको कहेंगे समांतर अक्ष, ये वाली समांतर अक्ष ए बी है। इस समांतर अक्ष ए बी के परितः जड़त्वाघूर्ण यानी आई ए बी, आई मतलब होता है इनर्शिया, ए बी मतलब ए बी अक्ष के अबाउट, तो आई ए बी बराबर क्या आएगा, आई ए बी बराबर होता है इस सेंटर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई सेंटर अक्ष क्या, सी सी लिख दीजिए, प्लस में ये जो पूरा सेक्शन दे रखा है, सेक्शन का एरिया, सपोज सेक्शन का जो एरिया है, इस सेक्शन का एरिया हमने कैपिटल ए मान लिया, कैपिटल ए ले लिया इसका एरिया, इनटू में दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देख के समझ लीजिए या फिर इस डायग्राम को देख के समझ लीजिए। ए बी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इस सेक्शन का एरिया और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। कोई सा एक डायग्राम बनाएंगे
तो मेरी माने तो आप ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। इसी से हम इसको प्रूव कर लेंगे, कोई से भी बना लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये आपके मन में डाउट ना हो इसलिए मैंने बाई एक्स के अबाउट भी बना दिया है इसको। ये बताइए, ये सभी को समझ आ रहा है जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये वाला? क्लियर है सभी को ये? ठीक है, सीधा बना लो आई थोड़ा सा इस तरह से, आई ए बी बराबर आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर। अब इसको थ्योरी की फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले मैं एक बार पढ़ के सुना दूं, फिर आप रीड कीजिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? ए बी क्या है यहाँ पर? समांतर अक्ष। किसके समांतर है? यहाँ बोलेंगे किसी भी काट के सेंटर से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर अक्ष। क्या बोला मैंने? किसी भी सेक्शन के सेंटर से होकर जाने वाली अक्ष के पैरेलल अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया ऑफ सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस, इनका स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। हिंदी में सुन लो, यानी किसी भी समांतर, किसी भी सेंटर से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, या शॉर्ट में कह दो समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान सेंटर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा काट के क्षेत्रफल एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए। इसको देखते चलिए, इसको पढ़ते चलिए। किसी काट के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, किसी काट के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर अक्ष, इसके समांतर अक्ष ही तो है ए बी, समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई ए बी का मान सेंट्रॉइड एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीसी, सेंट्रॉइड एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीसी तथा काट के क्षेत्रफल ए एवं दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी एच के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को ये? चलिए थ्योरी पार्ट आप लोग प्लीज करके नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी प्रूविंग आपको एक बारी करके दिखा देता हूँ, प्रूविंग समझेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला प्रूव करके लाएंगे हम, उससे पहले इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए इसको। चलिए इस फॉर्मूले को ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आई ए बी बराबर आई सी सी प्लस में ए इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसकी प्रूविंग देखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, इस काट के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी मान ली पतली सी इस तरह से, ठीक है। ये कोई एक पट्टी है, इस पट्टी का जो एरिया है, इसका एरिया बहुत छोटी पट्टी है इसलिए मैंने डेल्टा ए में मान लिया इसका एरिया, डेल्टा स्मॉल ए, ठीक है। मान लिया सेंटर से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक ये बाई दूरी पर है, कितनी? बाई दूरी पर। इतना समझ पा रहे हैं? अब हमें क्या लेना है, हमें आई ए बी निकालना है और आई सी सी निकालना है, ठीक है। यही दो तो निकालने हैं। पहले हम आई ए बी निकालेंगे। अब खुद देखिए, अगर मैंने कहा आई ए बी बराबर क्या आएगा, तो आई ए बी बराबर आपने पढ़ा है, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट पीछे पढ़ा था अभी आपने, किसी भी सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर ए इंटू के स्क्वायर होता है, आपने पीछे देखा ना अभी, क्षेत्रफल और दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया लेंगे किसका, हम स्ट्रिप के लिए ले रहे हैं, पट्टी के लिए, पहले लिख दीजिएगा पट्टी के लिए, पट्टी के लिए, पट्टी जो हमने मानी है इसके लिए। तो इस पट्टी का एरिया कितना, डेल्टा ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, डेल्टा ए लिखेंगे, इनटू में दूरी, दूरी कहाँ से, दूरी हम जिस किसी भी अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं उसके अक्ष से और सेंटर तक की दूरी। अक्ष हमारी यहाँ पर ए बी है, तो इस ए बी से लेके इस पट्टी के सेंटर तक की दूरी, क्योंकि पट्टी की मोटाई बहुत कम है तो ये बाई दूरी पर ही मान लेंगे, सेंटर बाई दूरी पर ही है, ठीक है। तो एच और बाई दोनों जुड़ जाएगा, इस पट्टी तक की दूरी रहेंगे आप, तो एच और प्लस में बाई, एच प्लस बाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एच प्लस बाई, दूरी का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक बताइए ये चीज़ क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है इतना, ठीक है ना। अब इसको, ये हमने पट्टी लिया, हम संपूर्ण काट लेंगे, मतलब ऐसी बहुत सारी पट्टी बनी होंगी इसके अंदर, तो हम लिखेंगे टोटल सेक्शन के लिए, संपूर्ण काट के लिए, संपूर्ण काट के लिए, इंग्लिश में कह दीजिएगा फॉर होल सेक्शन, टोटल सेक्शन के लिए आई ए बी। जब भी हम टोटल निकालते हैं तो छोटे छोटे सभी पट्टियों को जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए हम समेसन का यूज कर लेंगे, समेसन डेल्टा ए इंटू में एच प्लस बाई का
होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आ रहा होगा सभी को। जब हमने संपूर्ण काट की बात कर ली तो ऐसी बहुत सारी पट्टियां सभी को जोड़ दिया, समेसन या सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, या फिर अभी ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहने दो डेल्टा ए, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2h बाई, यहाँ तक क्लियर ना। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, समेसन डेल्टा ए इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या आएगा, समेसन डेल्टा ए इंटू में वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आएगा, समेसन डेल्टा ए इंटू 2h बाई। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा। अब देखिए आगे ध्यान से, ये अगर यहाँ लिखूँ h तो आपका क्या है, दूरी है, h को आप बाहर ले सकते हैं दूरी को, आपने एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, समेसन डेल्टा ए बचा, प्लस इसको ध्यान से समझिए, ये किसका वैल्यू है। अगर मैं कह दूं मुझे इस पट्टी के लिए ICC की वैल्यू बताओ, ICC, तो आप क्या बोलेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल जो कि डेल्टा ए है, और इस सेंटर इस अक्ष से किससे, CC अक्ष से पट्टी तक की दूरी बाई है, तो बाई का स्क्वायर यही तो आएगा ICC। पट्टी के लिए ये आ गया, अगर मैंने इसका सिग्मा कर दिया तो संपूर्ण काट के लिए ICC आ जाएगा, तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू किसकी है, ICC की वैल्यू। उम्मीद है इतना समझ आ रहा होगा आप सभी को, ये चीज सभी को क्लियर है, बताइए, ये चीज सभी को समझ आ रही है। वैल्यू किसकी है, ICC की वैल्यू है। मतलब मैं कह देता इस पट्टी के लिए I की वैल्यू बताओ, तो इस अक्ष से पट्टी तक की दूरी क्या बाई है, तो एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर ICC आ गया ये, प्लस यहाँ पर भी आप 2h को बाहर ले लो, h दूरी है बाहर ले लिया, समेसन ऑफ डेल्टा ए इंटू वाई आ गया अंदर। ये समझ आ रहा है इतना। अब ध्यान से सुनिए, आगे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, h का स्क्वायर इंटू यहाँ इस पट्टी का क्षेत्रफल है, ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ, सभी का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो कैपिटल A आ जाएगा, मतलब संपूर्ण काट का क्षेत्रफल आ जाएगा, छोटी छोटी पट्टियों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में ICC प्लस 2h गुणा इसकी वैल्यू 0 होगी, इसका रीजन लिखेंगे नीचे क्यों होगी इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू जब ये सेक्शन संतुलन में होगा तो संतुलन की अवस्था में इस काट में ऐसी बहुत सारी पट्टियां होंगी, तो सभी पट्टियों के क्षेत्रफल का आघूर्ण, क्षेत्रफल गुणा दूरी को कहेंगे क्षेत्रफल का आघूर्ण। क्षेत्रफल का आघूर्ण क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, काट के लिए मैं लिख दूँ, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ, नोट यहाँ नोट में लिख लेना इस तरह से, ठीक है। काट के संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्षेत्रफल का आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण नहीं, ओनली आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ एरिया का मान 0 होगा। इसलिए डेल्टा ए इंटू वाई बराबर 0, ठीक है। समेसन लगा हुआ है, समेसन लगा दीजिए आप भी, या फिर केवल डेल्टा लिख दीजिए, एक ही मतलब है। इसलिए समेसन डेल्टा ए इंटू वाई बराबर 0, तो इसको 0 रख दिया, यहाँ पर इसका पॉइंट लिख दिया, क्यों होगा 0। अब आपको जो लाना था क्या मिल गया आपको, ये वैल्यू क्या IAB, तो IAB बराबर ICC प्लस एरिया इंटू में दोनों अक्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर। यही प्रूव करना था ना, देख लीजिए, यही प्रूव करना था आपको। ये हो गई इसकी प्रूविंग, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। इसकी प्रूविंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी समांतर अक्ष की थ्योरम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हम L सेक्शन या T सेक्शन, कोई भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, समांतर अक्ष की थ्योरम का यूज करेंगे, और वहाँ पर हमें ICC का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ICC के लिए मैं आपको टेबल बनवाऊंगा, आयताकार काट के लिए सेंटर अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्रिभुजाकार काट के लिए, वृत्ताकार काट के लिए, अर्धवृत्ताकार काट के लिए, जो मेन है सबका ICC का फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, उनको याद कर लेना। बस ICC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सेक्शन का एरिया निकालेंगे, दोनों अक्ष के बीच की दूरी निकाल के स्क्वायर कर देंगे, आराम से आप I निकाल देंगे किसी भी सेक्शन का। क्लियर ना। तो इसका यूज होगा, समझ आ रहा है सबको। इसको रफ करते हैं और अब देखते हैं हम लंब अक्ष की प्रमेय। हटा दें इसको, चलिए समझते हैं अब चौथा टॉपिक, लंब अक्ष की प्रमेय, यानी थ्योरम ऑफ
परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या होती है? आप सभी जानते हैं हमारे स्पेस में टोटल 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो आपस में कैसी हैं? लंबवत हैं। केवल 3 अक्ष हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एक्स अक्ष, दूसरी होती है वाई अक्ष और तीसरी होती है जेड अक्ष। मतलब एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ऐसे होती है लंबवत। जैसे मार्कर मैंने रख दिया यहाँ पर, ये इस तरह से एक इधर गई, एक ऊपर और एक इस साइड को। अब मैं इधर हवा में लाइन नहीं खींच सकता, इसलिए जो मार्कर इधर आ रहा है ना, इस लाइन को हम ऐसे नीचे लिटा के ऐसे खींच देते हैं, इसलिए ये लाइन इधर हो जाती है। बाकी ये जेड अक्ष है ना, ये भी आपकी परपेंडिकुलर होती है। अभी आपको ये दोनों तो देखने में लग रहे हैं 90 डिग्री पर हैं, लेकिन ये नहीं लग रहे आपस में। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि ये वाली अक्ष ऐसे थी। अगर ये ऐसे होती तो आप कह देते ये वाली और ये वाली 90 डिग्री पर है, ये और ये ऊपर को ये भी 90 डिग्री पर है। बट अब इसको ऐसे लिटा दिया तब ये 90 पर नहीं लग रही है, क्योंकि हम 3D मतलब 3 एक्सिस नहीं दिखा सकते बोर्ड पर, इसलिए इसको इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपकी जेड अक्ष हो गई, ये भी परपेंडिकुलर ही होती है, बट यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से सिंपल समझ लेंगे आप लोग। ठीक, अब लंब अक्ष की प्रमेय कहती क्या है? ध्यान से सुनिए क्या कहती है। लंब अक्ष की प्रमेय ये कहती है, ये तीनों अक्ष आपस में लंबवत है, तो ये कहती है किसी भी काट का, जैसे कोई भी सेक्शन ले लो, सपोज डेट मैंने यहाँ पर एक काट ले ली कोई, लाइक डेट ये कोई काट है। ठीक है, सही से बना दो थोड़ा, आप काट बना दो या कोई बॉडी बना दो, कुछ भी बना सकते हो। मैं बॉडी बना ले, चलो सेक्शन ही बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर कोई एक सेक्शन बना दिया, ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी एक ये सेक्शन बना दिया, ठीक है, ये वाला, ये या बॉडी बना लो। यहाँ पर इसका सेंटर है ये, ठीक है ना। तो ये काट है कोई, तो क्या बोला? किसी भी काट का 2 लंबवत अक्षों के परते जड़त्वागुण। कौन कौन सी अक्ष? एक ये ले लो, एक ये ले लो, 2 अक्ष ले लिए हमने। ठीक, तो ले लेते हैं कौन कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के परते जड़त्वागुण क्या होगा? आई एक्स एक्स प्लस वाई अक्ष के परते क्या होगा? आई वाई वाई। तो यहाँ पर ये बोलते हैं किसी भी काट का 2 परस्पर लंबवत अक्षों के परते जड़त्वागुण का योगफल, इन दोनों को जोड़ दिया, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थी दोनों, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है ये बराबर होता है इन दोनों के कटान बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जाने वाली तीसरी अक्ष के परते जड़त्वागुण के बराबर, आई जेड जेड के बराबर। समझ पा रहे हैं सभी? ये क्लियर है सभी को? इतनी सी थ्योरम थी, बिल्कुल सिंपल सी। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। क्या बोलेंगे? किसी काट का 2 परस्पर लंब अक्षों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स एक्स और वाई वाई के परते जड़त्वागुण आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई का योग उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तीसरी लंब अक्ष जेड जेड के परते जड़त्वागुण के बराबर होता है। के परते जड़त्वागुण को आप यहाँ पर आई जेड जेड दिखा सकते हैं, आई जेड जेड, ठीक है, के बराबर होता है, आई जेड जेड के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? इसको प्रूव करके देखते हैं, चलिए करते हैं प्रूव। तो सबसे पहले हमने मान लिया इस सेक्शन के सेंटर से एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? एक्स अक्ष से सपोज मैंने इसकी दूरी वाई एक्स की तरफ जा रहा है ना, मैंने स्मॉल वाई मान ली, और ये इधर से मान लिया सपोज स्मॉल एक्स दूरी पर है, स्मॉल एक्स दूरी पर। क्लियर ना? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? एंड मैंने ये मान लिया जेड अक्ष से यहाँ पर कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है, आर दूरी पर। ये सभी को समझ आ रहा है इतना? ठीक है, ये सभी दूरियां समझ आ रही है ना। ये सेंटर की दूरी मानी हमने, सेक्शन के सेंटर, ये सेक्शन था, ठीक। मान लिया सेक्शन का जो एरिया है वो ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम तीनों निकाल लेते हैं। आई एक्स एक्स, यहाँ पर डायरेक्ट जेड निकाल लो आप, जेड एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आई जेड जेड। आपने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा सभी ने पढ़ा है, एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया हमने ए मान रखा है, ए ले लिया, एंड हमने यहाँ पर जेड अक्ष पे निकालना है ना, तो जेड अक्ष से कितनी दूरी ले रखी है सेंटर तक की? आर। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर कर दिया। बोलिए इतना समझ आ रहा है सभी को? ये समझ आ रहा है? आप यहाँ जेड भी मान सकते थे, आर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आप इस आर की वैल्यू निकालिए। अब खुद देखिए यहाँ से सेंटर तक की दूरी अगर ये एक्स है तो यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी ये भी तो एक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? एक्स होगी। तो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये वाला ट्रायंगल, चाहे तो नाम दे दीजिए, इसको ओ नाम दे दो या सेंटर पर सी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, ओ ए सी से यहाँ लिख दीजिएगा आप। ये मैंने एक इक्वेशन मान लिया, लिखिएगा त्रिभुज ओ ए सी से, ओ ए सी से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई जेड जेड बराबर ए इंटू आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख लो। यहाँ रख दिया हमने इसमें, तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया, आई जेड जेड बराबर एरिया का अंदर मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कीजिए कितना, ए इंटू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आई जेड जेड बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर, एरिया गुणा दूरी का स्क्वायर। ये एक्स दूरी कौन से अक्ष से है, ये एक्स दूरी वाई अक्ष से है, वाई अक्ष से एक्स दूरी है, मतलब आई वाई वाई की वैल्यू हो गई ये वाली। अगर मैं आपसे कहता मुझे आप आई वाई वाई बताओ, मतलब वाई अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप क्या बोलते हैं, सेक्शन का एरिया गुणा वाई अक्ष से सेंटर तक की दूरी, तो वाई अक्ष से सेंटर तक की दूरी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मैं कहता आपसे मुझे आप एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप क्या बोलते, आप बोलते एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सेक्शन से बेटा इसको कुछ और नाम दे देना, यहाँ एरिया ले रखा है तो इसको कुछ और कह देना। मैं सपोज सेंटर ये है तो इसको पी बोल दे रहा हूँ ना, एरिया की जगह ए की जगह पी यूज कर लेना, यहाँ पर ओ पी सी। पी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया यूज ए कर रखा है इसलिए, ठीक है, पॉइंट को। तो समझ पा रहे हैं। अब ये किसकी वैल्यू होगी, आई एक्स एक्स की। कैसे हो गई, तो एक्स अक्ष के बढ़ते जड़त्वागुण क्या होगा, इस सेक्शन का एरिया गुणा एक्स अक्ष से सेंटर तक की दूरी का स्क्वायर, तो ए इंटू वाई स्क्वायर आई एक्स एक्स हो गया। क्या हमको यही प्रूव करना था, क्या हमको यही प्रूव करना था, यस प्रूव्ड, ठीक है। इसकी प्रूविंग छोटी थी, आराम से कर पाए हम लोग। तो इसको प्लीज़ करके आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको लिख लीजिए। इसका यूज एक जगह होगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका यूज होगा। मैं आपको जस्ट अभी अगला टॉपिक ही बता रहा हूँ, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें इसका यूज होता है। हटा दें इसको, चलिए हटाते हैं और अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए 5वां टॉपिक समझते हैं, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैकेनिकल के सिलेबस में एक चैप्टर है टॉर्जन, और टॉर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। मरोड़ वाले चैप्टर में इसका बहुत यूज है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है। किसके लिए, ओनली फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। हिंदी में कह देंगे केवल वृत्ताकार काट के लिए, केवल वृत्ताकार काट के लिए। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली किसका होता है, वृत्ताकार काट का होता है, किसी और सेक्शन का नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज होता क्या है, तो देखिए ये कोई भी क्या है, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक। यहाँ पर इसका मान लिया आपने मूल बिंदु, सेंटर पर मूल बिंदु ले लिया आपने, सेंटर है यहाँ पर इसका, इसी पे मूल बिंदु बनाकर ये एक्स अक्ष खींच दिया, इधर को आपने क्या कर दिया, वाई अक्ष खींच दिया, एंड इधर को आपने क्या कर दिया, जेड अक्ष खींच दिया। समझ पा रहे हैं, तीनों सेंटर से होके जा रहे हैं, ये एक्सिस तीनों किससे पास हो रहे हैं, इसके सेंटर से पास हो रहे हैं। इतना समझ पा रहे हैं। तो हम जानते हैं, अगर मैंने इसका व्यास मान लिया, क्या है इसका व्यास, वृत्त का कुछ ना कुछ व्यास होता है ना, जिसे हम डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। हमने मान लिया इस वृत्त का डायामीटर स्मॉल डी है, ठीक है। तो आपको पता होगा, हालांकि मैंने आपको कॉलम वाला चैप्टर भी पढ़ाया है पीछे, कॉलम वाले चैप्टर में भी हमने यूज किया था वृत्ताकार काट के जड़त्वागुण का फॉर्मूला, फिर भी मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा सुन लीजिए कि जब हमें किसी भी वृत्ताकार काट का व्यास डी दे रखा हो, तो एक्स अक्ष के पड़ते जड़त्वागुण और वाई अक्ष के पड़ते जड़त्वागुण दोनों का मान बराबर होता है। ये आपको मैकेनिक्स में भी मैंने पढ़ाया था, कितना होता है, पाई डी की घात 4/64, पाई डी की घात 4/64, ये आप सबको पढ़ा रखा है। अभी मैंने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने अभी सिर्फ आपको एक नोट पॉइंट बताया है, सिर्फ नोट पॉइंट, कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होता है, केवल वृत्ताकार काट के लिए होता है, किसी और काट के लिए नहीं होता। अब यदि वृत्त का व्यास, यदि व्यास डी है, तो आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई बराबर पाई डी की घात 4/64 होता है, जो कि सेंटर से होकर पास होती है एक्सिस, ठीक है। जैसे हम आईसीसी जो है ना, मैंने आपको आईसीसी बताया था पीछे, सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। एक्स अक्ष सेंटर से होकर जा रही है, वाई अक्ष जा रही है, ठीक है। ये दोनों हो गए।
अब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्या किसी भी वृत्ताकार काट के लिए जेड अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनिए, किसी भी वृत्ताकार काट के लिए जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। PMOI शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ पा रहे हैं सभी? तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए जो बोल रहा हूं मैं, क्या किसी वृत्ताकार काट के लिए जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। समझ गए ना? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस फॉर सर्कुलर सेक्शन इज कॉल्ड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्लियर हुआ सभी को? अब चूंकि हमने जस्ट पीछे अभी देखा था, हमने देखा था क्या, चूंकि हमने देखा था लंब अक्ष की प्रीमिस से आई जेड जेड किसके बराबर था, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर था, जस्ट पीछे हमने देखा था। तो यहाँ से आई जेड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, आई एक्स एक्स की वैल्यू भी पाई डी की घात 4/64 है, एंड आई वाई वाई की वैल्यू भी पाई डी की घात 4/64 है। अब यहाँ से आई जेड जेड बता दीजिए क्या आ गया निकल के, तो नीचे 64 एलसीएम आएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, ऊपर 2 से 64 काटेंगे, नीचे 32 बचेगा। इसे सॉल्व करना तो आता है सबको, पाई डी की घात 4/32, ये आई जेड जेड आ गया। समझ पा रहे हैं? तो यही किसकी वैल्यू है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। अब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के 3 सिंबल आपको याद करने हैं। इसके क्या क्या सिंबल हैं, एक तो इसको हम आई पी से दर्शाते हैं, दूसरा आई जेड जेड से दर्शाते हैं, तीसरा टॉर्जन वाले चैप्टर में बेटा आप जे पढ़ेंगे, जे से भी हम दर्शाते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। इसका फॉर्मूला पाई डी की घात 4/32 होता है, पाई डी की घात 4/32 होता है। याद कर लेंगे सभी से, क्लियर है सबको ये? तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने ये फॉर्मूले टाइप से आपको समझाया है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, किसी वृत्ताकार काट के लिए जेड एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मान पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और आई जेड जेड हमने लंब अक्ष की प्रीमियम पढ़ा है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों को जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 3 सिंबल दिखा दिए। टॉर्जन इक्वेशन में जे यूज होता है, उस जे को हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा टॉर्जन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है? तो इसको भी रफ करते हैं और मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस। हटा दें इसको। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, आकृति मापांक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, या फिर सेक्शन मॉडुलस भी कह देते हैं इसको। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वाले चैप्टर में, यानी बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों को पता होगा पहले से, कुछ को नहीं पता तो समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर कोई भी एक सेक्शन आपको दे रखा है, ये कोई सेक्शन है इस तरह से, ठीक है? इस सेक्शन का सेंटर यहाँ पर है, मान लिया सेंटर अक्ष इसकी ये वाली है, ऐसे करके, ठीक है? तो ये सेंटर अक्ष है, तो इस सेंटर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए आई, ठीक है? और अपॉन में इस सेंटर से लेके बाहरी किनारे तक की दूरी, या तो ऊपर ले लो आप या नीचे, किसी भी एक साइड को ले लो, वाई, ठीक है? इसको बाई से दर्शाते हैं, सेंटर से लेके बाहरी किनारे तक की जो दूरी होती है। इतना समझ पा रहे हैं सभी? सेंटर से और बाहरी किनारे तक की दूरी को बाई से हम दर्शाते हैं। तो आई बट्टे बाई, इन दोनों के अनुपात को ही हम आकृति मापांक कहते हैं, और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, बड़े वाले जेड से, कैपिटल जेड से। समझ पा रहे हैं? तो क्या कह देंगे, किसी भी काट का या किसी भी काट में उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष पर जड़त्वागुण आई, तथा काट के केंद्र से काट के किनारे की अधिकतम दूरी बाई के अनुपात को आकृति मापांक जेड कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, आपको बताया था, आई की यूनिट अगर मीटर की पावर 4 है तो बाई दूरी है, इसकी मीटर होगी, डेट मीन्स कट जाएगा तो मीटर की पावर 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ अगर आप सेंटीमीटर यूज करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर 3 बचेगा, यहाँ आपने mm यूज किया तो mm की पावर 3 बचेगा। तो मीटर की पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3 या फिर mm की पावर 3 होता है इसका यूनिट। समझ पा रहे हैं सभी? क्लियर है सभी को ये? अब हम बात करते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण काट के लिए जड़त्वागुण देख लेते हैं, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे, आसान टॉपिक था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम, इतना ही आप लोग नोट कर लीजिए इसको रफ करके।
अगले टॉपिक को समझते हैं। चलिए अब अपना 7वां टॉपिक समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ मुख्य कांटों के जड़त्व आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। मैंने जब आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था तो तब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दिए थे, आयताकार काट का, त्रिभुजाकार काट का, वृत्ताकार काट का। एंड मैंने वहाँ आपसे बोला था कि जब हम सेकेंड ईयर में जाकर के सोम पढ़ेंगे तो सोम में मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन कराऊंगा। हालांकि आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं, ये आपकी बुक आप देखेंगे तो बुक में आपके में 3 मेन डेरिवेशन है। आयताकार काट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इसको डेराइव करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी, सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। दूसरा त्रिभुजाकार काट का है और तीसरा वृत्ताकार काट का। मैं तीनों सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डेराइव करके दिखाऊंगा। और 3 सेक्शन ही आपके मेन होते हैं, जिनमें से आयताकार सेक्शन का आगे जितनी भी सेक्शन पढ़ेंगे आप, आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन, सभी में आयताकार वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। त्रिभुजाकार का वृत्ताकार का यूज नहीं होगा। त्रिभुजाकार वृत्ताकार का यूज तभी होगा जब उस तरह का ही कोई सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जितने भी आई सेक्शन, एल, टी सेक्शन है, इन सब में केवल आयताकार का ही यूज होता है। तो 3 तो हम डेरिवेशन करेंगे मेन। ठीक है, कौन कौन से? आयताकार का, त्रिभुजाकार का, वृत्ताकार का। साथ ही मैं आपको खोखला आयताकार का भी बताऊंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, त्रिभुजाकार का बताऊंगा, साथ में वृत्ताकार के साथ साथ खोखले वृत्ताकार सेक्शन का भी बताऊंगा। हालांकि बात हम सभी की कर लेंगे, लेकिन मेन डेरिवेशन 3 ही करेंगे, जिनमें से सबसे पहला समझते हैं आयताकार काट का जड़त्वाघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन का समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो थ्योरी की 2 लाइन आपको जरूर लिखनी है। कौन सी? इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम मैंने कैसे बनाया है सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक आयत बनाया, तो आप लिखेंगे चित्र में एक आयताकार काट। क्या लिखेंगे? चित्र में एक आयताकार काट ABCD दिखाया गया है। इतना लिख लेंगे, चित्र में एक आयताकार काट ABCD दिखाया गया है, जिसकी चौड़ाई B है तथा ऊंचाई H है। यहाँ से यहाँ तक H है। ठीक है, इसके सेंटर से होकर के 2 लंबवत अक्ष जा रही हैं। कौन कौन सी? X अक्ष और Y अक्ष गुजर रही हैं। समझ पा रहे हैं? समझ गए सभी? इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इसके सेंटर से Y दूरी पर एक पट्टी मान ली, जिसकी मोटाई dy है। समझ पा रहे हैं ना इतना? ये चीज आप थ्योरी की फॉर्म में प्लीज करके जरूर लिखें। मैंने जैसे बोला है इसको दोबारा से सुन करके लिखिएगा या फिर अपनी लैंग्वेज में डायग्राम को देख करके लिखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस पट्टी की। क्लियर ना? तो पहले हम देखेंगे क्या? पट्टी का क्षेत्रफल। लिख दीजिए, पट्टी का क्षेत्रफल। पट्टी का, इंग्लिश में पट्टी को स्ट्रिप कहते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो, क्षेत्रफल की लंबाई चाहिए आपको, जो कि b है, चौड़ाई के बराबर, मोटाई dy है, तो b इंटू dy कह देंगे हम इसको, b इंटू dy। यहां तक समझ आ रहा है? अब लिखेंगे पट्टी का जड़त्व आघूर्ण। पट्टी का किसके अबाउट लिखेंगे? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। पहले मैं x अक्ष के अबाउट निकाल लेता हूं, तो लिखेंगे पट्टी का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम IX से प्रदर्शित कर देंगे। हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्षेत्रफल गुणा दूरी। क्या होता है फॉर्मूला? क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर। ये आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा सुन लीजिए। क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर पढ़ा है सबने। तो IX बराबर क्या आएगा? क्षेत्रफल कितना है? B इंटू dy, ये हो गया क्षेत्रफल, इंटू दूरी का स्क्वायर। हमने x अक्ष से पट्टी कितनी दूरी पे मानी है? y पर, तो y का स्क्वायर। उम्मीद है इतना आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पट्टी की बात कर ली। अब बात करेंगे हम इस संपूर्ण काट के लिए। किसके लिए? संपूर्ण काट का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण।
ठीक है, संपूर्ण काट का इंग्लिश में कह दीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट एट एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई एक्स एक्स बराबर संपूर्ण काट का निकालेंगे तो इस तरह की इसमें बहुत सारी पट्टी होंगी। अब चूंकि ये रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप में हम सिग्मा या समेशन ना लगा करके इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। किसका? इंटीग्रल का, क्योंकि इसकी लिमिट निश्चित है। इस सेंटर से अगर पट्टी बाहर तक जाएगी तो h/2 होगा ऊपर की ओर, नीचे आएंगे तो -h/2 होगा, तो -h/2 से +h/2 तक लिमिट निश्चित है। ऐसी इसमें बहुत सारी पट्टियां होंगी। अगर हम सभी पट्टियों को जोड़ें तो कहां से कहां तक जोड़ेंगे? इस सेंटर से नीचे आएंगे h/2 दूरी पर, तो -h/2, ऊपर जाएंगे तो +h/2। तो लिमिट कहां से कहां तक? -h/2 से लेकर के प्लस का h/2 तक तो हो गई लिमिट। समझ पा रहे हैं? एंड ये टोटल आप यहाँ पर पुट कर दीजिए जो कि पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, b इंटू वाई स्क्वायर इंटू में dy। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ आ रहा है? इस b को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है तो b आपका बाहर आ गया। बाई स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, एक घात जोड़ते हैं इसमें तो y की पावर 3 अपॉन में 3 होगा। बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर लिमिट लिख दीजिए -h/2 से +h/2 तक। पहले अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ b है, आप बाई 3 को बाहर ला सकते हैं, बाई 3 को बाहर ले आइए। पहले रखिए आप अपर लिमिट, तो जब इसकी घात 3 करेंगे h/2 की तो क्या आएगा यहाँ h/2 की पावर 3। ठीक है, माइनस, और जब माइनस में लिमिट रखेंगे तो माइनस में h/2 की पावर 3, इस तरह से लिमिट रख दी। इतना सभी को समझ आ रहा है? क्लियर है ये चीज़? चलिए यहाँ से आगे देखिए, b/3 ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? h की घात 3/8 हो गया, h की घात 3/8 माइनस, और एक माइनस ये बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ भी h की घात 3/3 है, यहाँ भी तो 2 होगा बेटा, गलती से लिख गया 2। 2 की घात 3 का मान यहाँ भी 8 होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा ऊपर? 2h की घात 3/8, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो ये h की घात 3/4 आ गया। तो ये हो गया b, h की घात 3 हो गया ऊपर, नीचे कितना आएगा? 4 बचेगा ना, एक और एक 2 जुड़ गया, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 का 3 में गुणा 12 है। इतना आप सबको आता होगा, कर सकते हैं इसे इजीली आप लोग। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? आई एक्स एक्स मिल गया, आई एक्स एक्स बराबर b इंटू एच की घात d लिख दिया मिस्टेक से, हम गहराई लिख दो या h ऊंचाई लिख दो, एक ही मतलब है। अभी हमने h लिया तो h लिखेंगे, b h की घात 3/12। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, यानी कि x अक्ष के अबाउट जो सेंटर से होके अक्ष पास हो रही है उसके लिए, आयताकार काट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया bh की घात 3/12 होता है। ये ICC की वैल्यू होती है। ICC जानते हैं ना, सेंटर से होके जो अक्ष पास होती है, तो ICC की वैल्यू आयताकार काट के लिए bh की घात 3/12 होती है जब अक्ष CC वाली अक्ष x अक्ष के अलोंग हो। ठीक, अब लिख देंगे इसी प्रकार। अब पूरा सॉल्व नहीं करना आपको, सिर्फ इतना लिखना है, इसी प्रकार आयताकार काट का y अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जस्ट उल्टा, h पहले b की घात 3/12 डायरेक्टली लिखना है इस तरह से आपको। बोलिए, इतना क्लियर है सभी को? ये तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। ये डेरिवेशन था छोटा सा, इससे छोटा नहीं हो सकता। मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से कराया है आपको। अगर एग्जाम में आए तो इतना करके आ जाइएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। बशर्ते स्टार्टिंग में थ्योरी जरूर लिखेंगे इस डायग्राम के बारे में। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी। मैं इसको मिटा करके एक और आपको एडिशनल पॉइंट बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है किसी भी आयत के बेस अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मान, हालांकि जेई में पूछा जाता है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अगर मुझे ए बी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? हटाते हैं इसको हटाते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बिल्कुल सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता आपको सॉम दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो इन डेप्थ नहीं बताई आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, जो कि जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इन फ्यूचर मौका रहा तो आपको जेई का हम ही पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ? ए बी अक्ष के परत, हमने वाई अक्ष के परत निकाल दिया ना, इस ए बी अक्ष के परत है, ए बी अक्ष के परत है जड़त्व आघूर्ण
इंग्लिश में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस, आई ए बी। बेटा अब यहाँ पर आप लोग समांतर अक्ष की थ्योरम का यूज करेंगे, आपको पढ़ाया था। समांतर अक्ष की प्रीमे क्या बताई थी, ये एक्स एक्स के समांतर है ए बी अक्ष जो है ये वाली, तो इस ए बी के अबाउट समांतर अक्ष के पढ़ते हैं जड़त्वागुण बराबर इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर क्या है यहाँ पर, सेंटर एक्सिस एक्स एक्स है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में एरिया इंटू में दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर कैपिटल एच यूज कर ले रहा हूँ दूरी के लिए, इसका स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, अभी हमने एक्स एक्स निकाला है, कितना आया था, बी इंटू एच की पावर 3 अपॉन 12 आया था, प्लस एरिया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई कह दो या बी इंटू एच हो जाएगा क्षेत्रफल, बी इंटू एच। उम्मीद है इतना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दूरी, दोनों अक्ष के बीच की दूरी h/2 है, h/2 का स्क्वायर कर देंगे, h/2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। बी एच की घात 3/12 प्लस में बी हो गया ये h की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 2 घात 1 ये बी एच की पावर 3 हो गया, 2 की घात 2 का मान 4 हो गया। एलसीएम आएगा बेटा 12 से एक बार बी एच की घात 3 प्लस इससे कटेगा 3 बार 3 बी एच की पावर 3। डेट मीन्स ये कितना आ गया, यहाँ से ऊपर 4 हो गया, 4 बी एच की पावर 3 अपॉन में 12। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हम आधार अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं तो वो 4 गुना आता है, 4 गुना आता है किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आयत के केस में। सॉल्व करेंगे, आप काट देंगे यहाँ से तो 3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये आई एक्स एक्स था 4 गुना हो गया ना ये। तो रखिए क्या आ गया, बी एच की घात 3/4 3 आ गया। वैल्यू ये आ रही है, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया बहुत बार कि अगर हम इसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितने गुना होता है, डेट मीन्स ये आपका 4 गुना होता है, 4 टाइम। ठीक है, उम्मीद है आयत का आप समझ गए होंगे। अब इसको रफ करके त्रिभुज वाले की ओर मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, त्रिभुजाकार काट करने से पहले एक बार इसे देख लेते हैं, नोट में लिख दिया मैंने। खोखले आयताकार काट का जड़त्वागुण, मतलब कोई भी आयताकार काट खोखला है। खोखला का मतलब क्या है, एक बाहर सेक्शन दे रखा है, फिर एक अंदर सेक्शन दे रखा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया बाहर वाला बड़ा वाला जो आयत है इसका मोमेंट मतलब चौड़ाई कैपिटल बी और ऊंचाई इसकी कैपिटल एच है, एंड अंदर वाले छोटे वाले आयत का चौड़ाई स्मॉल बी और ऊंचाई स्मॉल एच है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर है, तो इसका टोटल सेक्शन का सेंटर एक्सिस आपकी एक तो एक्स अक्ष है ये वाली सेंटर एक्सिस, दूसरी वाई अक्ष है सेंटर एक्सिस। तो अगर मैं इसका आई एक्स एक्स निकालूंगा, आई एक्स एक्स, तो बिल्कुल सिंपल है, बाहर वाले बड़े वाले आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले आयत में से माइनस कर दीजिए। बड़े वाले में से मतलब छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तो बड़े वाले का क्या आएगा, बी इंटू कैपिटल एच की पावर 3 अपॉन 12। जस्ट अभी हमने देखा था फॉर्मूला, बी एच की घात 3/12 आया था, माइनस छोटे वाले के क्या आएगा, स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच की पावर 3 अपॉन में 12। ये समझ आ रहा है, क्लियर है सभी को ये। और चाहे तो आप 1 अपॉन यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से, 1/12 को बाहर रख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए बी कैपिटल एच की पावर 3 माइनस बी स्मॉल एच की पावर 3। बट मेरे हिसाब से 2 बार क्या याद करें आप, सिंपल इसको याद करो, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दीजिए। ठीक है, टुकड़ों में याद मत करिए आप, सिंपल याद करिए इस तरह से। समझ पा रहे हैं? इसी को अगर आपको वाई एक्स के अबाउट निकालना पड़ता, आई वाई वाई, तो उल्टा करके लिख देते, पहले एच लिखेंगे बी की पावर 3 अपॉन में 12 माइनस यहाँ स्मॉल एच इंटू स्मॉल बी की पावर 3 अपॉन में 12, ये बाई के अबाउट हो जाएगा। कर लेंगे ना इजीली। तो खोखले सेक्शन में कोई विशेष काम नहीं करना, बड़े वाले में से छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देते हैं, ये इसका सिंपल रूल होता है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब चलते हैं हम आगे किसकी ओर, त्रिभुजाकार काट के जड़त्वागुण की ओर। हटा दें इसको, चलिए अब दूसरा देखते हैं अपना त्रिभुजाकार काट का जड़त्वागुण। ठीक है, यहाँ पर चित्र मैंने पहले ही बना दिया जिससे हमारा टाइम बच सके। सबसे पहली चीज आपको डायग्राम के बारे में लिखना है, कैसे बनाया गया है चित्र। पहले हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC, आप क्या लिखेंगे, चित्र में एक त्रिभुज ABC या त्रिभुजाकार काट, हम यहाँ काट की बात कर रहे हैं ना, त्रिभुजाकार काट लिखिएगा। चित्र में एक त्रिभुजाकार काट ABC दिखाया गया है या दर्शाया गया है, जिसकी चौड़ाई या फिर जिसका आधार B है तथा ऊंचाई H है। समझ पा रहे हैं ना, जिसकी चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, इतना क्लियर। इसके बाद लिखेंगे
इसके सेंटर नहीं, इसके टॉप से या शीर्ष से, किससे, शीर्ष से, इसके शीर्ष ए से x दूरी पर, इसके शीर्ष ए से x दूरी पर एक पट्टी PQ मानी गई है जिसकी मोटाई dx है। समझ पा रहे ना? इस त्रिभुजाकार काट के शीर्ष ए से x दूरी पर एक पट्टी यानी स्ट्रिप PQ मानी गई है जिसकी मोटाई dx है। इतना लिख देंगे आप सभी। इतना लिखने के बाद पहले लिखेंगे पट्टी का क्षेत्रफल। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? पट्टी का क्षेत्रफल। अब पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी आपको लंबाई चाहिए पहले PQ, हालांकि लिख देते हैं पहले पट्टी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्ट्रिप। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्ट्रिप। पट्टी का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ PQ है बेटा और चौड़ाई यहाँ dx है। इंटू लगा देने बीच में, इंटू, ठीक है, PQ इंटू dx। अब आपको अगर PQ पता चल जाए तो आप एरिया इजीली बता सकते हैं। तो चलिए PQ पता कीजिए। तो यहाँ लिखिए समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज के गुण से। इंग्लिश वाले बच्चे कह देंगे भाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, वरना कहेंगे हर चीज हिंदी में लिख रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? बस दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ABC बड़ा वाला, एक APQ छोटा वाला। जब एक जैसे दो त्रिभुज हो तो उनके आधार और ऊंचाई का अनुपात समान होता है। तो पहले आप ले लीजिए छोटे वाले त्रिभुज का आधार। छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है? PQ। और छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? स्मॉल x बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार, ऊपर आधार लिया है ना इसका, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये वाला है B है और ऊंचाई बड़े वाले त्रिभुज की h है। x को इस साइड ले जाओ, डेट मीन्स यहाँ से हम बता सकते हैं हमारा PQ बराबर क्या आ जाएगा? PQ बराबर B इंटू x अपॉन h। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया सभी को। ये PQ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो पट्टी का क्षेत्रफल क्या आ गया? अब पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर आ गया PQ की जगह लिखिए B इंटू एक्स अपॉन एच, इंटू में पीछे dx है। ये आ गया इसका एरिया, ठीक है। अब लिखेंगे पट्टी का, हम किसके अबाउट निकालें? बेस के अबाउट निकालना। पहले बेस के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बेस के अबाउट आसान लगेगा, आसान पड़ेगा हमें। बेस के अबाउट क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि हमें दूरी मिल जाएगी आराम से। बेस के अबाउट निकालेंगे तो आपको यहाँ से और पट्टी तक की दूरी पता है h माइनस एक्स। अगर आप डायरेक्ट इसके अबाउट निकालेंगे तो ये वाली दूरी आपको थोड़ी टिपिकल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी जो कि 2h/3 होगी। 2h/3 में से x माइनस करेंगे तब आपको ये वाली दूरी मिलेगी। आपकी चॉइस, आप चाहे जैसे निकालो। मुझे ये आसान लग रहा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले BC के अबाउट, आपको दोनों के अबाउट निकालनी है। फॉर्मूला हमारा कौन सा माना जाएगा? सेंटर के अबाउट वाला, ये वाला माना जाएगा जिसमें हम x निकालेंगे। ये बेस के अबाउट हो जाएगा। यूज हम सेंटर के अबाउट वाला करेंगे, ठीक। कोई सा भी निकाल लो, हमारे पास समांतर अक्ष की प्रमेय है, उससे हम कर सकते हैं आराम से इंटरचेंज किसी को भी। लिख लेते हैं पहले BC के अबाउट लिख लेते हैं। पट्टी का BC अक्ष के अबाउट, यहाँ अक्ष नहीं है, हमने अपने से बना दिया BC अक्ष। BC अक्ष के अबाउट के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप BC अबाउट, नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट BC एक्सिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल पता है, दूरी पता है, कर दीजिए। तो हम IBC निकाल रहे हैं पट्टी के लिए। IBC क्या आएगा? IBC बराबर क्षेत्रफल अभी निकाला हमने ऊपर B इंटू एक्स अपॉन स्मॉल h इंटू में dx, ये निकाल दिया एरिया, ठीक। गुणा दूरी, दूरी देखिए कहाँ से? BC से पट्टी तक की दूरी। टोटल ये h है, इस h में से अगर ये x घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। पट्टी की मोटाई dx तो बहुत कम है, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। उसको लेकर परेशान ना होना। तो दूरी h माइनस एक्स, ये चीज सभी को क्लियर है भाई? क्लियर है, ठीक है। चलिए ये मिल गया आपको पट्टी का। हम निकालेंगे संपूर्ण काट का। तो इसके जस्ट बाद हम इधर लिख लेते हैं संपूर्ण त्रिभुजाकार काट का
BC के परित है या BC अक्ष के परित है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट BC। ठीक है, निकालिए जड़त्व आघूर्ण। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सभी ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ होंगी, सबको जोड़ना पड़ेगा। लिमिट लेंगे, इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, पहले लिख दीजिए IBC बराबर, लिख दीजिए IBC बराबर इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से h तक, क्योंकि ये पट्टी आपकी यहाँ BC ले रहे हो ना, बिल्कुल 0 से, और ये पट्टी ऊपर तक कहीं भी जा सकती है ना, बहुत सारी पट्टियाँ होंगी ऊपर तक, तो 0 से h तक लेंगे। अब 0 से h ले लिया आपने, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो BC वाली, कितनी है ये देखो, B पहले लिख लेते हैं BX/h और h माइनस x और dx को पीछे कर देंगे। ठीक है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। कर सकते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, तो हम करके दिखाएं। इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको मिटा के मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए डेरिवेशंस बहुत इजी हैं और बुक में देखने में बड़े हार्ड लगते हैं, इसलिए मैंने ये कराए हैं आपको। मैं चाहता छुड़वा भी सकता था, लेकिन जब हम मैराथन कर रहे हैं तो पूरा ही पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी हमें। फ्यूचर में भी आप दोबारा भूल जाएं सोम, तो जीटेक पॉली बाई सोम सर्च कीजिएगा, नहीं सोम बाई जीटेक पॉली सर्च कीजिएगा, आराम से पढ़ लेना, कभी भी हटेगी नहीं क्लास, हमेशा रहेंगी ये। B/h कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो यहाँ से IBC बराबर B/h बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 0 से h, बटा स्क्वायर था यहाँ, सॉरी फॉर डेट, दूरी का स्क्वायर होता, अगर मैंने मिटा दिया, पीछे नहीं किया हो तो आप कर लेना, क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर करते हैं ना, तो भाई मिस्टेक रह गया था, अब दूरी का स्क्वायर जरूर कर लेना, पीछे यहाँ पर रह गया, मिटा दिया मैंने गलती से, कर लेंगे ना दूरी का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर होता है, तो मिस्टेक से रह गया था, अभी हो गया। इधर x है और इस होल स्क्वायर को खोलेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला 2hx इंटू dx, समझ आ रहा है। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो B/h बाहर रहा, इंटीग्रल ऑफ 0 से h x स्क्वायर प्लस में x की पावर 3 माइनस 2h x स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रल कीजिए, तो B/h बाहर है, कितना आएगा देखो, h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 3 का होगा x की पावर 4/4 माइनस 2h कांस्टेंट, x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3। इतना आपको आता होगा 0 से h। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा सब जगह h पुट कर दो, तो V/h, यहाँ h रखेंगे तो h की पावर 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, h की पावर 4 हो गई अपॉन में 2। ठीक है, प्लस यहाँ भी कर दीजिए h, तो ये हो जाएगा h की पावर 4/4 माइनस यहाँ करेंगे 3 पावर ये 4 हो जाएगा 2h की पावर 4 अपॉन में 3, समझ आ रहा है। और जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सब जगह 0 हो जाएगा। 0 को नहीं लिख रहे हैं, हटा दिया। ठीक है, चलिए लिख के दिखा देते हैं, यानी कुछ कहेंगे 0 का क्या कर दिया। इसका एलसीएम ले लो, B/h एलसीएम कितना आएगा, 4 × 12, इससे काटेंगे 12 6 बार, 6 हो गया h की पावर 4, इससे काटेंगे 3 बार 3h की पावर 4, इससे काटेंगे 4 बार 4 दूनी 8 h की पावर 4। यहाँ तक समझ आया। देखिए B/h है, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, प्लस का हो गया, 6 और 3 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा सिर्फ, तो h की पावर 4 अपॉन में 12। अब यहाँ से अगर आप इसको काट देंगे तो 1 पावर कट जाएगी, इसमें से 3 पावर बचेगी, यानी BH की पावर 3/12। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई IBC बराबर BH की पावर 3/12। ये हमें आधार के अबाउट मिल गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बट हमें तो चाहिए किसके अबाउट, सेंटर अक्ष x के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सेंटर के अबाउट निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए हटा दें इसको, अब सेंटर के अबाउट और देख लीजिए, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। ये भी मिटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है।
करिए आई एक्स एक्स लिख देना, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आई एक्स एक्स हमें निकालना है, तो इसके लिए पहले समांतर अक्ष की थ्योरम लगाइए, अपने आप निकल जाएगा। लिखना है चूंकि, या लिख देना समांतर अक्ष की प्रमेय से। समांतर अक्ष की प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर सेंटर अक्ष ये वाली है और इसके समांतर ये है बी सी, तो आई बी सी बराबर क्या आएगा, आई बी सी बराबर सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई एक्स एक्स है, प्लस में एरिया इंटू दोनों अक्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है ना, हमें आई एक्स एक्स चाहिए, तो आई एक्स एक्स चाहिए तो ये वाला इस साइड ले जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, यहाँ से हमें मिल जाएगा आई एक्स एक्स बराबर आई बी सी माइनस में ए इंटू एच स्क्वायर। अब सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आई बी सी है आपके पास, बी एच की पावर 3 अपॉन में 12 माइनस एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है एरिया, दोनों अक्षों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक h/3, ये हो गया h/3। इतना क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बी एच की पावर 3 अपॉन 12 माइनस बी एच की पावर कितना हो जाएगा, ये बटा स्क्वायर था, बार बार भूल जाते हैं, स्क्वायर था यहाँ। ठीक है, बी एच की पावर 3 यहाँ भी हो गया, बी एच की पावर 3, 3 की घात 2 का मान 9, 9 का 2 में गुणा किया 18, 9 दूनी 18। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा कितना 18 दूनी 36, 36 12 या 36 3 बार गया, 3 बी एच की पावर 3 माइनस 18 दूनी 2 बार गया, 2 बी एच की पावर 3। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इम्प्लाइज डेट आई एक्स एक्स बराबर बी एच की पावर 3 अपॉन में 36। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक निष्कर्ष निकालूं आपके सामने तो हम कह सकते हैं सेंटर के अबाउट तो ये होता है 36, त्रिभुज में सेंटर के अबाउट 12 आता है, और इसमें आयत में त्रिभुज में सेंटर के अबाउट 36 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेस है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ त्रिभुजाकार काट में बेस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितने गुना है, यहाँ 12 है या 36, 12 या 36, 3 गुना होता है आई एक्स एक्स, मतलब सेंटर के अबाउट का एक्स एक्स लिख दो या फिर सेंटर लिख दो, आपकी चॉइस। ठीक है, ये वाला देख लो 3 गुना है, अगर आप इस वैल्यू में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 12 बार कटेगा, ये आ गया 12 ऊपर, समझ पा रहे ना। तो आयत में बेस के अबाउट निकाला था 4 गुना था, त्रिभुज में बेस के अबाउट कितना रहता है, इसका सेंटर के अबाउट का 3 गुना होता है। अगर मैं यहाँ पर टॉप के अबाउट निकालता ना, ये आप खुद से निकाल सकते हैं, तो 9 गुना आएगा निकल के, आप निकाल कर देख लीजिएगा 9 गुना आई एक्स एक्स टॉप। जब टॉप के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पर एक अक्ष खींचना ऐसे करके, ऐसे, तो ये आपकी अक्ष हो गई। सेंटर के अबाउट आपको पता है, तो आई ए बराबर, या इसको नाम दे देना कुछ भी, यहाँ पर आई ए कह देना कुछ भी, तो आई ए बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू रखना कौन सी वाली, एक्स एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ रखना। एरिया लेना पूरे त्रिभुज का, और दूरी लेना कहाँ से, एक्स से लेके और यहाँ तक की दूरी, और निकालना 9 गुना आ जाएगा निकल के। ठीक है, आप नोट में लिख सकते हैं, बहरहाल आपको फॉर्मूला ये वाला याद करना है। ठीक है, 36 रहता है, बी एच की घात 3/36 याद कर लेंगे सभी, समझ आया डेरिवेशन ये। अब इसको हटाते हैं, इसके बाद वृत्ताकार काट की ओर मूव करते हैं। त्रिभुजाकार काट हम पढ़ चुके। ठीक है, एक और लास्ट डेरिवेशन है बस वृत्ताकार काट का, फिर मैं तीनों के फॉर्मूले एक पास लिख दूंगा, उनको याद कर लीजिएगा, उन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर ना, हटाते हैं इसको और आगे देखते हैं। चलिए अब समझते हैं वृत्ताकार काट का जड़त्वाघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। इसका डायग्राम पहले ही बना रखा है। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, 2 से 3 लाइन लिखेंगे डायग्राम के बारे में। आप लिखिएगा डायग्राम के बारे में, कैसे लिखेंगे। चित्र में एक वृत्ताकार काट दिखाई गई है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, सेंटर से लेके यहाँ तक क्या कैपिटल आर है। ठीक है, आगे लिखेंगे फिर इसके सेंटर से होकर के 3 परस्पर लंबवत अक्ष जा रही हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। क्लियर ना। अब लिखेंगे माना सेंटर से स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पट्टी रिंग के रूप में दिखाई गई है। रिंग मतलब वलय ना, रिंग के रूप में दर्शाई गई है जिसकी मोटाई डी आर है। एक बार फिर से क्या, माना त्रिभुजाकार काट के सेंटर से स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पट्टी रिंग के रूप में दर्शाई गई है जिसकी मोटाई डी आर है। लिख देंगे इतना। अब आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आपको शुरू करना है यहाँ से। पहले लेंगे हम पट्टी का। ठीक है, पट्टी का क्षेत्रफल, वही रूल रहेगा सेम। पट्टी का, रिंग रूपी पट्टी है ना ये, तो पट्टी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, पट्टी का क्षेत्रफल
आप सभी जानते हैं एरिया। अब ये पट्टी है तो परिधि होगी इसकी, परिधि गुणा मोटाई 2πr, परिधि 2πr इंटू इसकी मोटाई dr, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, परिधि इंटू मोटाई, समझ आया। एरिया के बाद हम लिखेंगे पट्टी का पहले निकालेंगे हम इस जेड अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जेड से लंबवत है आर दूरी। ठीक है, तो पट्टी का जेड अक्ष के परितः, जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर, क्षेत्रफल गुणा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दीजिए आई जेड बराबर क्या आएगा? देखिए क्षेत्रफल हमने लिखा कितना आया, 2πr इंटू dr गुणा एरिया दूरी का स्क्वायर। दूरी सेंटर से कितनी, ये जेड अक्ष से कितनी दूरी पर है पट्टी? स्मॉल r दूरी पर है, तो स्मॉल r इसका स्क्वायर। समझ आया, ये पट्टी का आ गया। अब लिखेंगे संपूर्ण सेक्शन का, संपूर्ण काट का, संपूर्ण काट का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण संपूर्ण काट का। देखिए आई जेड, इसमें भी इंटीग्रल करेंगे। अब संपूर्ण काट कहाँ तक जा रही है? सेंटर से बाहर तक की दूरी मैक्सिमम आर है, कहीं भी देख लो कैपिटल आर ही मिलेगा, त्रिज्या कैपिटल आर है, तो 0 से कैपिटल आर तक। इसको नोट कर दो, क्या है 2πr, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में dr, इसमें से 2π को कॉमन ले लो, 2π आपने बाहर लिया, इंटीग्रल बचा किसका? r की पावर 3 इंटू dr। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये 2π है, इंटीग्रल r की पावर 3 का हो जाएगा, r की पावर 4 अपॉन में 4, इधर क्या है 0 से कैपिटल R, यहाँ पर लिमिट रख दीजिए, तो आई जेड बराबर क्या आएगा 2π इंटू में यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R की पावर 4 अपॉन में 4, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। अब इसको आप व्यास के रूप में लिख लीजिए, व्यास के रूप में 2π हमने पढ़ा है, व्यास में क्या हो जाएगा ये, इसको अगर आप व्यास के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है dy2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, हाँ, इसकी पावर 4 अपॉन में, मैं इस 2 से काट दे रहा हूँ, इस 2 से 4 को 2 बार काट दे रहा हूँ, नीचे 2 आया। ठीक है, पाई हो गया इंटू d की घात 4 होगा, और बेटा 2 की घात 4 का मान 16 होता है, 16 का 2 में गुणा किया 32 आ गया, 32। ये मैंने आपको पीछे बताया भी था, अभी जब मैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा था, किसी भी सर्कुलर सेक्शन का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जेड अक्ष के अबाउट, इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण होता है जो कि वृत्ताकार काट में होता है। इतना समझ गए, इसको नोट कीजिए, जेड अक्ष के अबाउट नोट कर लीजिए। अब आपको बहुत सिंपल है, एक्स अक्ष के अबाउट और वाई अक्ष के अबाउट निकालने के लिए लंब अक्ष की प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर हटाएं इसको, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए आगे, लिख दीजिएगा क्या, लंब अक्ष की प्रमेय के अनुसार लंब अक्ष की प्रमेय के अनुसार क्या कहती है लंब अक्ष की प्रमेय, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, यानी दोनों लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण का योगफल तीसरी लंब अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने। अब लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्ताकार काट दोनों अक्षों पर सममित है, अक्षों पर सममित है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, चूंकि सर्कुलर सेक्शन आर सिमेट्रिकल ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन आर सिमेट्रिकल ऑन बोथ एक्सिस। अब दोनों अक्षों पर सिमेट्रिक है, इसलिए आई एक्स और आई वाई बेटा बराबर हो जाएंगे।
इन दोनों को बराबर करने का मतलब है दोनों को एक रख दो, या तो इसको भी आई एक्स एक्स रख दो, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं आई जेड जेड बराबर आ जाएगा आपका, इसको भी आई एक्स एक्स कह दो प्लस इसको भी आई एक्स एक्स कह दो, या दोनों को आई वाई वाई कह दो। ठीक है, अब यहाँ आई जेड जेड की वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ देंगे 2i(x(x) हो गया, 2 इंटू आई एक्स एक्स बराबर आई जेड जेड। तो यहाँ पर हो गया, इसको रखिए वैल्यू आई एक्स एक्स बराबर, इसकी वैल्यू क्या है पाई डी की पावर 4/32 है, यहाँ 2 था, इस 2 को नीचे लाएंगे 64 हो जाएगा ये। तो आई एक्स एक्स बराबर कितना आ गया पाई डी की पावर 4/64, ये आई एक्स एक्स आ गया। अब चूंकि आई एक्स एक्स और आई वाई बराबर है, इसलिए आप क्या लिख देंगे यहाँ पर आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई बराबर पाई डी की पावर 4/64। ये आपको याद करना है फॉर्मूला, ठीक है, यूज होगा क्वेश्चंस में, और पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी किया था। ये आई एक्स एक्स आई वाई वाई के लिए ये हो गया, और जेड के अबाउट जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ये होता है। तीनों को याद कर लेंगे ना, इजीली हो जाएगा, सभी को याद है। चलिए इसको हटाते हैं, और साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ खोखले वृत्ताकार काट का जड़त्वाघूर्ण, इसको हटा दीजिए। लिख लिया सबने ये? चलिए लिख लीजिए, खोखले वृत्ताकार काट, खोखले वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में कह दीजिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन बना लीजिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन। एक छोटा बनाते हैं थोड़ा, एक मान लिया ये है, दूसरा मान लिया ये है, ठीक है। इसका जो ये सेंटर है, अंदर वाले का जो डाया है आप स्मॉल डी बोल दीजिए, और जो बाहर वाले का डाया है मैं इधर दिखा देता हूँ, बाहर इसका डाया यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने बोल दिया कैपिटल डी है। क्लियर ना? तो हम इसका आई एक्स एक्स निकालें या आई वाई वाई निकालें, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई दोनों ही बराबर होता है। क्या आएगा पाई वाई, देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं ना, तो लिख देंगे आप क्या पाई कैपिटल डी की घात 4/64, इसमें से माइनस करेंगे पाई स्मॉल डी की घात 4/64। आप चाहें तो पाई बाई 64 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपको पाई बाई 64 बाहर आ गया, कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, ये आ जाएगा क्या खोखले वृत्ताकार काट के लिए जड़त्वाघूर्ण, ठीक है। पाई बाई 64 डी की घात 4 कैपिटल डी की घात 4 माइनस स्मॉल डी की घात 4। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आ गया सभी को? चलिए हटा दें इसको, अब इसको हटाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं एडिशनल चीज़ इसी में, कि किसी वृत्ताकार काट में अगर स्पर्श रेखा के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, टेंजेंट के अबाउट, ठीक है, टेंजेंट के अबाउट, और देख लो जैसे ये कोई भी आपका सर्कुलर सेक्शन है इस तरह से, ठीक, यहाँ इसका सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला डाया था, इसका व्यास था, मान लिया आपने ये सेंटर एक्सिस है, एरो मत बनाइए, ऐसे लिख दीजिए, ये क्या सेंटर एक्सिस है, इस तरह से जो एक्स ये सेंटर था ना, जो एक्स अक्ष के अलोंग इस तरह से एक्स अक्ष के अबाउट जा रहा है ये। हमने अगर पूछ लिया इसके स्पर्श, यहाँ पर स्पर्श कर लो, कहीं पे भी स्पर्श करा लो, एक स्पर्श रेखा बना दी हमने जो इस सर्किल को टच करती हुई जा रही है। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में हम टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट, या हिंदी में आप लोग कह देंगे स्पर्श रेखा। तो अगर इस स्पर्श रेखा के अबाउट में आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, आई टेंजेंट, कैपिटल टी लिख लीजिए, या फिर नाम दे देना इसको कुछ भी, पी क्यू कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दीजिए। जब मैं सिंपल टेंजेंट लिख दिया है, अगर मैं इस स्पर्श रेखा के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा तो ये 5 गुना आएगा, इसका 5 गुना। कैसे आता है थोड़ा सा देख लेते हैं ना, टाइम है थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में पता है, ये वाला क्या है आपका, ये इसका त्रिज्या है जो कि व्यास का आधा होगा, तो इसको dy2 कह सकता हूँ, dy2,
समझ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ समांतर अक्ष की परिमेय लगा दीजिए आप। समांतर अक्ष की परिमेय क्या कहती है, ये समांतर ही तो है दोनों, तो सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई एक्स एक्स है, प्लस में एरिया इंटू दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। आई एक्स एक्स पीछे निकाला था पाई डी की घात 4/64 प्लस इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई/4, पाई डी की घात 2, पाई स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर /4 होता है, ठीक है, इंटू बीच की दूरी क्या है, d/2 है, इसका स्क्वायर। ये आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर से ही आता है, ये पाई डी स्क्वायर /4 एरिया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, पाई डी की घात 4/64 प्लस में पाई, यहाँ भी डी स्क्वायर और डी स्क्वायर मिलकर डी की पावर 4 हो गया, 4 चौक 16, कितना हो गया 16। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 64 आ गया एलसीएम, एक बार जाएगा पाई डी की पावर 4 प्लस 16 से 4 बार 4 पाई डी की पावर 4। डेट मीन्स यहाँ से कितना आ गया ये, अब आप खुद बता सकते हैं, यहाँ से आई टेंजेंट जो आ गया, टेंजेंट वो कितना आ गया, 4 और 1 मिलकर 5 हो गया ना, 5 आ गया इंटू में पाई डी की घात 4/64। मैंने आपसे कहा भी था जो स्पर्श रेखा के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 5 गुना आता है, किसका, सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई एक्स एक्स लिख दो आप या आई वाई वाई लिख दो, ये जेई में पूछा गया था एक बार, इसलिए आपको बता दिया मैंने। बाकी आप, मैं मेन फॉर्मूले आपको लिख रहा हूँ, सिर्फ 3 फॉर्मूले जो आपको क्वेश्चंस में यूज करने हैं, ठीक है। छोटी सी टेबल बना के 3 फॉर्मूले लिख लेते हैं, उन्हीं का बार बार यूज होगा हर एक क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। बाकी ये डेरिवेशन थे, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आपको कराया है, उम्मीद है समझ आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी कर पाएंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले तो आपको बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। इसको रफ करके मैं आपको पार्ट इसके मतलब फॉर्मूले बता दूं थोड़ा, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए तो फिर समझते हैं अब हम अपने शॉर्ट फॉर्म में इन फॉर्मूलों को। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले आयताकार काट का देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो आई एक्स एक्स क्या आता है आयताकार काट का, b इंटू एच की पावर 3/12 आई एक्स एक्स, ठीक है। सेंटर के अबाउट जा रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस निकाल रहे हैं हम, जो सेंटर से पास हो रही है, सिर्फ उतना, ठीक। आप ये भी कह सकते हैं ICC की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब हम समांतर अक्ष में ICC बोलते थे ना वो वाला, ऐसी अगर बाई के अबाउट उल्टा कर देंगे इसको, h b की पावर 3/12, समझ पा रहे हैं। अगर त्रिभुजाकार काट की बात करें 36 आ जाता है यहाँ पर सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर के अबाउट, यहाँ भी सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, तीनों के सेंटर के अबाउट देख रहे हैं हम। तो यहाँ b h की पावर 3/36 आता है सेंटर के अबाउट, 36, ठीक है। अगर आप यहाँ पूछेंगे तो यहाँ पर हम बाई एक्स के अबाउट नहीं निकालते, बिकॉज यहाँ पर ट्रेंगल आपका बेस जो दे रखा है एक्स अक्ष के अबाउट दे रखा है। अगर यही बेस आपका इस तरह से होता और ऊंचाई h को लेते तब लिखते हैं इसका, बाकी इसको खाली छोड़ दीजिए, इसकी नीड नहीं होगी आपको, ठीक है। बेस के अबाउट यहाँ इसके अबाउट पूछ सकता है आपसे, इसके नीचे जो यहाँ पर कुछ नाम दे दो इसको, अगर आपने ए बी नाम दे दिया तो ए बी के अबाउट निकाल सकते हैं आप, जो कि 3 गुना होता है, ऊपर दे देगा 9 गुना होता है। हालांकि हमें यहाँ सेंटर के अबाउट केवल एक्स एक्स चाहिएगा, इसमें दोनों निकालते हैं, बल्कि तीनों। बी कहाँ से आ गया, इसमें डाया है व्यास, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बोलिए क्या आएगा, पाई डी की घात 4/64। यहाँ भी सेम रहता है, पाई डी की घात 4/64, एंड इसमें आपका आई जेड जेड और आ जाता है, आई जेड जेड जिसको हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, पाई डी की घात 4/32, और इसको स्पेशली नाम याद रखना, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये और आ जाता है। तो मैंने आपके जो ज़्यादा फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होगा बार बार, ये और एक ये वाला, ये 3 फॉर्मूले आपके बार बार यूज होंगे, इन तीनों को याद कर लीजिए बस, बाकी कोई याद कर पाए या ना कर पाए, ये तो दोनों सेम ही है ना, ये वैल्यू तो दोनों सेम ही है, तो मतलब आयत का और त्रिभुज इसका वृत्त का याद कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। खोखले काट के लिए आपको बता ही दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अब दोस्तों टाइम हो चुका है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि शाम को 9 बजे लेक्चर मिलेगा, तो अगर मैं इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल भी ऐड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल में कम से कम 1.5 घंटा अलग से चाहिए ही चाहिए। कम से कम 7 न्यूमेरिकल कराऊंगा जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड केस से भी अलग तरह के होते हैं। 2 क्वेश्चन आयत के कराऊंगा, एक नॉर्मल वाला, एक खोखले काट का जो पेपर में पूछा गया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आई सेक्शन के कराऊंगा, एक तो आई सेक्शन का जो दोनों अक्ष पे सिमेट्रिक है, एक आई सेक्शन का जो केवल एक अक्ष पे सिमेट्रिक है। इसी तरह से 4 हो गए, एक क्वेश्चन टी सेक्शन का करेंगे हम, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 5 हो गए। इसके बाद एल सेक्शन का करेंगे क्वेश्चन 6, एक चैनल का करेंगे 7, एक करेंगे ऐसी सेक्शन का जो आयत होगा, एक उसके अंदर नहीं वृत्त होगा, वृत्त के अंदर से आयताकार सेक्शन काट के निकाल रखा है बाहर। इस तरह से लगभग 8 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम एक क्वेश्चन को समझाने में 10 मिनट भी लगते हैं, डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप सब समझ सकते हैं 10 मिनट से कम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
अगर एक क्वेश्चन को भी 10 मिनट लगते हैं, कम से कम 80 मिनट चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब 1 घंटा 20 मिनट अलग से। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लेंदी पार्ट होगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो प्लीज़ करके इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, मैं भी नॉन स्टॉप पढ़ा ही रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट एक और आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे, इसको इतना ही तैयार कीजिए। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना थ्योरी वाला पार्ट, फॉर्मूले वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट, सारा कुछ मैंने कवर करा दिया है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा बहुत ही जल्द मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर दूंगा अगला वाला पार्ट इसका, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की स्टडी कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।